हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। तो कक्षा 12 भौतिकी चैप्टर नंबर 2 स्थिर वैद्युत विभव तथा धारिता के पिछले लेक्चर में हम लोगों ने पढ़ा था कि किसी वैद्युत द्विध्रुव को एक समान वैद्युत क्षेत्र में घुमाने में किया गया कार्य। हमने द्विध्रुव की स्थिति ऊर्जा भी बताई थी वैद्युत क्षेत्र में। तो आइए अब नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं कि अगर आवेश बिंदु के रूप में ना हो करके अगर आवेश का वितरण कहीं पे दिया गया हो तो हम वैद्युत विभव का फॉर्मूला कैसे निकालेंगे। तो एक समान आवेश वितरण के कारण वैद्युत विभव। तो आइए हेडिंग लेते हैं, एक समान आवेश वितरण के कारण विभव, वैद्युत विभव, एक समान आवेश वितरण। तो सबसे पहले आपको बता देते हैं वलय की अक्ष पर। तो देख लीजिए, ये हमने माना कि एक कैपिटल आर त्रिज्या की एक वलय दी गई है आपको। ये इसका सेंटर है, केंद्र है, ये वलय की अक्ष है और इसकी त्रिज्या हमने वलय की कैपिटल आर मान ली गई है। और ये एक्स दूरी पर यहां पर एक बिंदु पी ले लिया है। बिंदु पी पर हमें विभव बताना है। इस वलय पर आवेश का वितरण एक समान है। आपको याद होगा ये केस हमने इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकालने में भी किया था। तो इसमें आवेश का रेखीय वितरण यहां पर है। तो आवेश का रेखीय वितरण है, तो इस वलय के सेंटर से अक्ष पर एक्स दूरी पर बिंदु पी पर हमें विभव बताना है। तो देखिए, इसके लिए सबसे पहले आपको यहाँ पर एक छोटा सा वही अल्पांश ले लीजिए, एक स्मॉल एलिमेंट। याद होगा आपको, हमने डीक्यू आवेश ले लिया था। इस पर छोटा है बहुत, बिंदु के रूप में इसे आप ट्रीट कर सकते हो। तो इस डीक्यू से पहले आप बिंदु पी को मिला दीजिए। यहाँ पे हमने माना कि ये डिस्टेंस स्मॉल आर है। तो पाइथागोरस थ्योरम से आप कैलकुलेट करिए, कैपिटल आर ये एक्स है, तो ये वैल्यू हो जाएगी √x² प्लस कैपिटल R²। तो रिंग के इस परिधि के एक छोटे से भाग से अगर बिंदु P की दूरी निकालते हैं, अक्ष पर स्थित किसी बिंदु की दूरी निकालते हैं, तो ये √x² प्लस R² होगी। तो सबसे पहले इस छोटे से अल्पांश जो एक स्मॉल एलिमेंट लिया है जिस पर आवेश dq है, तो इस dq के कारण बिंदु P पर हम विभव बताएंगे। तो यहां पर लिखना होगा कि ये जो dq सूक्ष्म आवेश, अल्पांश भी कह सकते हैं, सूक्ष्म आवेश के कारण बिंदु P पर विभव, विभव मतलब वैद्युत विभव। तो जब आप dV इसे कह लीजिए तो ये फॉर्मूला हो जाएगा 1/4πε0 dq आवेश है और नीचे हो जाएगी डिस्टेंस। तो डिस्टेंस यहां से वहां तक की स्मॉल r हमने लिया है, आप ये लिख सकते हो। और स्मॉल r की आप चाहें तो वैल्यू रख सकते हो 1/4πε0 dq अपॉन स्मॉल r की जगह पे आप लिख सकते हैं √x² प्लस कैपिटल R²। तो ये dV हो जाएगा, बिंदु P पर विभव हो जाएगा एक छोटे से अल्पांश से या dq आवेश के कारण। ठीक है, आपको संपूर्ण रिंग के कारण बताना है बिंदु P पर विभव क्या होगा। तो संपूर्ण रिंग क्या है? संपूर्ण रिंग पर हमने माना है कि कुल आवेश स्मॉल q इस पर एक समान रूप से वितरित है। तो dq आवेश के कारण हमने विभव कैलकुलेट कर लिया है। तो इसलिए अगर आप संपूर्ण रिंग, संपूर्ण वलय, ये संपूर्ण वलय के कारण बिंदु P पर विभव, तो बस इसी को इंटीग्रेट कर देना है आपको। v कैलकुलेट करेंगे तो इंटीग्रल कर देना है आपको dv। तो बस आप इसका इंटीग्रेशन कर दीजिए, तो ये हो जाएगा इंटीग्रेशन, dv की वैल्यू रख लीजिए इक्वेशन नंबर 1 से। तो 1/4πε0 dq अपॉन ये हो जाएगा अंडर रूट में है x² प्लस कैपिटल R², अंडर रूट में ये। ठीक है, इंटीग्रेशन कर दिया आपने, इस इक्वेशन नंबर 1 का समाकलन कर दिया है। तो 1/4πε0 dq अपॉन अंडर रूट x² प्लस R²। ठीक है,
अब आप देखिए यहां पे, अब इसमें से जो कांस्टेंट टर्म्स है उनको बाहर ले लीजिए। देखिए 1/4πε0 बाहर आ जाएगा, इंटीग्रेशन के बाहर हो जाएगा। और थोड़ा सा ध्यान दीजिए, ये √x² + r²। अब जैसे अगर ये रिंग है तो आपको पता है यहाँ पे रिंग इस तल में हमने लिया है, इस ऊर्ध्वाधर तल में, इसीलिए रिंग को थोड़ा सा दबा के बनाया है। ये वलय जो है वो ऊर्ध्वाधर तल में है, तो ऊर्ध्वाधर तल में जो रिंग की परिधि है उस परिधि से बिंदु P की दूरी हर जगह से समान होगी। यहां से भी दूरी P √x² + r² है, यहां से भी दूरी √x² + r² होगी। यानी इस रिंग के, इस वलय के प्रत्येक बिंदु से, उसकी परिधि के प्रत्येक बिंदु से बिंदु P की दूरी √x² + r² ही होगी। अब जैसे ये ऐसे करके वलय है और मान लेते हैं ये वलय की यहाँ पे अक्ष है, तो यहां से इस बिंदु की दूरी भी √x² + r², इस बिंदु की दूरी भी √x² + r², इस बिंदु की दूरी भी √x² + r², यानी सभी बिंदुओं की परिधि के प्रत्येक बिंदु से अक्ष पर किसी बिंदु को मिलाने वाली जो दूरी होगी वो समान होगी। तो वो समान होगी, यानी √x² + r² भी आप वर्गमूल उसके इंटीग्रेशन के बाहर ले सकते हैं। तो x² + r², इसको भी आपने √ बाहर ले लिया है। तो बस इंटीग्रेशन आपको केवल dq मिल जाएगा, ठीक है, इंटू 1/, कर लीजिए इसे भी, dq मिल जाएगा। और dq क्या हो जाएगा, dq रिंग पर कुल आवेश है। तो जब कुल आवेश हो जाएगा तो इंटीग्रेशन dq का मतलब हो गया कुल आवेश। ये हो गया आपका q और ये हो जाएगा x² + r² √ में। तो बस ये आपका वलय की अक्ष पर x दूरी पर विभव का फॉर्मूला हो जाएगा। किसी R त्रिज्या की वलय जिस पर q आवेश है, एक समान रूप से वितरित है, तो उसके केंद्र से x दूरी पर वैद्युत विभव का सूत्र होगा 1/4πε0 q/√x² + r²। ठीक है। अब इसका एक केस भी आता है, इसकी एक स्थिति आती है। स्थिति आती है कि सेंटर पे अगर आपको निकालना हो, केंद्र पर आप निकालेंगे तो जो P है अगर उसको O पर लाएंगे तो x का मान 0 हो जाएगा। तो केंद्र पर x = 0। अगर आपको आवेशित वलय के सेंटर पे बताना है तो x की वैल्यू आपको 0 रखनी है। तो x = 0 रख दीजिए। तो समीकरण 2 में ही अगर आप रख देते हैं तो आपको वलय के केंद्र पर पता चल जाएगा। रख दीजिए। तो ये हो जाएगा आपका 1/4πε0 और ये हो जाएगा q/√, x की वैल्यू आपकी 0 हो जाएगी प्लस r²। तो ये फॉर्मूला हो जाएगा 1/4πε0 q/√r² का मतलब r। तो ये वलय की सेंटर पे, वलय के केंद्र पर वैद्युत विभव का फॉर्मूला होगा। ये एट सेंटर है, ये सेंटर है और ये आपका एक्सिस है। ये अक्ष पर विभव का सूत्र है x दूरी पर और ये सेंटर पे है, CENT लिख दिया सेंटर। ठीक है। तो वलय के अक्ष पर वैद्युत विभव और वलय के केंद्र पे वैद्युत विभव, ये दोनों आप बता सकते हो। आप देखिए ये फॉर्मूला आपने पीछे भी पढ़ा होगा 1/4πε0 q/r। ये किसी बिंदु आवेश के कारण वैद्युत विभव का सूत्र पढ़ा था। तो आप कह सकते हो कि अगर q आवेश एक समान रूप से किसी वलय की परिधि पर वितरित है तो उसके सेंटर पर आवेश किसी बिंदु आवेश के कारण वैद्युत विभव के सूत्र के जैसा होगा। ठीक है। R ध्यान रखिएगा, यहाँ पर वलय की त्रिज्या है, वलय की त्रिज्या R जो है वो वलय की रेडियस है, रिंग की रेडियस है। ठीक है। तो नोट कर लीजिए इसे, मिटा दें इसे। चलिए इसके बाद देखते हैं नेक्स्ट टॉपिक। एक और आवेश का वितरण और भी है। ये तो आपने देखा कि रिंग की परिधि पर आवेश का वितरण एक समान था, रेखीय वितरण का केस था ये। अब अगर आवेश जो है पृष्ठीय वितरण में हो, सरफेस पे अगर आवेश का वितरण हो, तब कैसे बताएंगे? तो उसके लिए दूसरा केस यहाँ पर हम लोग डिस्कस करते हैं और वो है एक समान
एक समान आवेशित, एक समान आवेशित, चाहे चालक गोला कह लीजिए आप, चालक ठोस गोला कह सकते हैं आप, ठोस खोखला कुछ भी हो सकता है, ठोस खोखला गोला। तो एक समान आवेशित चालक ठोस खोखला गोला, अथवा गोलीय कोश, गोलीय कोश के कारण वैद्युत विभव। ठीक है, एक समान आवेशित चालक ठोस गोला हो, या आवेशित चालक खोखला गोला हो, या आवेशित गोलीय कोश हो, तो इन तीनों के कारण वैद्युत विभव का एक ही फॉर्मूला आएगा। आइए देखते हैं। आपको याद होगा ये केस हमने वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता इस केस में हमने निकाली थी गॉस की प्रमेय में। गॉस की प्रमेय के एप्लीकेशंस में आवेशित गोलीय कोश के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता हमने आपको 3 स्थितियों में निकाली थी। आवेशित गोलीय कोश के बाहर, आवेशित गोलीय कोश के पृष्ठ पर, और आवेशित गोलीय कोश के भीतर। तो 3 अलग अलग स्थितियों में हमने वैद्युत क्षेत्र की तीव्रताएं पढ़ी थी। तो यहाँ पर वैद्युत विभव भी उन्हीं 3 स्थितियों में निकलेगा। तो देख लेते हैं। हमने ये माना कि आर त्रिज्या का ये गोलीय कोश है, चाहे आप गोलीय कोश कह लीजिए, चाहे आप इसे ये कैपिटल आर त्रिज्या का गोलीय कोश हमने कह लिया, या इसे आप ठोस चालक गोला भी कह दीजिए। किसी भी ठोस चालक गोले को जब भी आवेशित किया जाता है, भले आवेश उसके सेंटर पे आप पहुंचा दीजिए, एक इंजेक्शन से आप जो है अंदर यहाँ पे आवेश को जो है इंसर्ट करा दीजिए, लेकिन वो आवेश इसके केंद्र से पूरा पूरा बह करके सरफेस पर आ जाता है। चालक गोले का एक कैरेक्टर होता है कि आवेश जो है वो पूरा पूरा आवेश इस गोले के पृष्ठ पर एक समान रूप से फैल जाता है। ठीक है, तो ये सेंटर हमने मान लिया है। तो जब भी किसी चालक गोले को आप आवेशित करोगे तो भी आवेश पृष्ठ पर आ जाएगा। और अगर कोई गोलीय कोश है तो कोश में तो ऑलरेडी अंदर वैसे भी आपका अंदर कोई भी मटेरियल वो है नहीं, तो पूरा पूरा आवेश जो है, कोश का मतलब हुआ जैसे आपका जैसे फुटबॉल, जैसे फुटबॉल के भीतर कोई मटेरियल यहाँ प्रॉपर्टी है नहीं, तो पूरा पूरा आवेश जो है उसके सरफेस पे ऑटोमेटिकली रहेगा। तो ये हमने माना कि कैपिटल आर त्रिज्या का एक गोलीय कोश ले लिया है। तो आपको बाहर सबसे पहला एक केस लेना है कि मान लेते हैं बाहर इस बिंदु पर हमें विभव बताना है, बिंदु पी पर, और इस समय हमने स्मॉल आर ले लिया है, ओपी स्मॉल आर ले लिया है। तो पहला पॉइंट हम यहां पर लेते हैं, पहली स्थिति आप कह सकते हो, पहली स्थिति है, ये स्थिति फर्स्ट है कि जब भी गोलीय कोश के बाहर है, कोश के बाहर, तो इसका मतलब स्मॉल आर कैपिटल आर से बड़ा है। ये पहला केस है। तो आपको याद होगा यहां पर हमने वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का फॉर्मूला पढ़ा था। चलिए पहले आपको विभवांतर का एक जो व्यापक सूत्र बताया था वो बता देता हूं। विभवांतर का ये फॉर्मूला हम लोगों ने पढ़ा था, ये पढ़ा था डेल्टा V इज इक्वल टू माइनस ई डी आर। ठीक है, ये फॉर्मूला आपको याद होगा। ये फॉर्मूला हम लोगों ने पढ़ा था, E इज इक्वल टू माइनस वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता और विभव प्रवणता में एक संबंध पढ़ा था, E इज इक्वल टू माइनस dV अपॉन dr। ठीक है, E इज इक्वल टू माइनस dV अपॉन dr। तो जब आप क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं तो dV इज इक्वल टू माइनस ई डी आर आ जाता है। इंटीग्रेशन करेंगे तो इस तरह आप लिख सकते हैं, डेल्टा V इज इक्वल टू माइनस ई डी आर। ठीक है, हाँ, तो डेल्टा V का मतलब यहाँ पे विभवांतर है। अगर इसमें आप लिमिट लगाना चाहते हैं तो यहाँ पे लिख सकते हैं इनिशियल टू फाइनल। अगर आप देते हैं फ्रॉम I टू F, इनिशियल टू फाइनल, तब
इसी डेल्टा वी को आप इस तरह लिख सकते हैं वी एफ माइनस वी आई। ये विभवांतर है, डेल्टा वी विभवांतर है, तो इसे आप इस तरह लिख सकते हैं फ्रॉम आई टू एफ ई डी आर। ठीक है, फ्रॉम आई टू एफ ई डी आर, वी एफ माइनस वी आई इज इक्वल टू माइनस आई टू एफ ई डी आर। ये फॉर्मूला आप दे सकते हैं। अब आपको याद होगा पहली स्थिति में जब बिंदु P पर हमने वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकाली थी गोलीय कोश के बाहर, तो चूंकि E का ये फॉर्मूला आपने पढ़ा था 1/4πε0 Q अपॉन आर स्क्वायर, ये फॉर्मूला पढ़ा था जब व्हेन स्मॉल r इज ग्रेटर देन कैपिटल R। ये गॉस की प्रमेय के एप्लीकेशन में पढ़ा था ये फॉर्मूले। ठीक है, तो अगर आपको इस बिंदु पर वैद्युत विभव कैलकुलेट करना है, बिंदु P पर वैद्युत विभव चाहिए, तो हमने माना कि अनंत से किसी परीक्षण आवेश को हम अनंत से बिंदु P पर लाने में किया गया कार्य कैलकुलेट करने, ये उसी का फॉर्मूला है। ये जो विभवांतर है किसी एकांक आवेश को अनंत से वैद्युत क्षेत्र के भीतर किसी बिंदु तक लाने में किया गया कार्य है। तो यहाँ पर जो पहला पॉइंट होगा, अगर आप इन्फिनिटी से लेकर के आ रहे हैं तो इन्फिनिटी मान लिया यहाँ पे है, तो इन्फिनिटी पर विभव को शून्य मानते हैं, रेफरेंस पॉइंट होता है, निर्देश बिंदु होता है। तो अगर आप इस वैल्यू को इस फॉर्मूले में रखिए तो देखिए क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका वी एफ फाइनल आप बिंदु P पर आ रहे हैं तो VP हो जाएगा माइनस इनिशियल का मतलब अनंत से, तो ये V इंफिनिटी हो जाएगा इज इक्वल टू माइनस, इसमें आप देखिए आई इंफिनिटी अनंत से आ रहे हैं आप, प्रारंभिक बिंदु अनंत है और F फाइनल पॉइंट जो है वो P है, इस बिंदु P और यहां से यहां तक की दूरी जो P की है वो स्मॉल r हो जाएगा। तो यहाँ पे जो F है, F की दूरी स्मॉल r है और I प्रारंभिक बिंदु है, उसकी दूरी अनंत है, इन्फिनिटी से स्मॉल r। और E की वैल्यू अभी आपने यहाँ पे पता है, तो E की वैल्यू यहाँ रख दीजिए Q अपॉन आर स्क्वायर। तो बस ये फॉर्मूला हो जाएगा, इससे कैलकुलेट कर लीजिए आप, ये वैल्यू हो जाएगी, इससे आप रिजल्ट निकाल सकते हो। तो देखिए इसमें Q अपॉन 4πε0 बाहर आ जाएगा और ये हो जाएगा इनफाइनाइट से r और ये r की पावर माइनस 2dr। ठीक है, v इंफिनिटी 0 होता है, Vp मिल जाएगा आपको, ये टर्म 0 हो जाएगा, केवल बिंदु P पर विभव मिलेगा। इसका इंटीग्रेशन कर लीजिए r की पावर माइनस 2 का, तो r की पावर माइनस 2 का इंटीग्रेशन करेंगे इस तरह, तो ये फॉर्मूला हमने पढ़ा है, ये फॉर्मूला हो जाएगा r की पावर माइनस 2 प्लस 1 अपॉन माइनस 2 प्लस 1। इसे आप इस तरह लिख सकते हैं r की पावर माइनस 1 अपॉन माइनस 1, इसे लिख सकते हैं माइनस 1 अपॉन r। तो r की पावर माइनस 2 का इंटीग्रेशन करेंगे तो माइनस 1 अपॉन r हो जाएगा, तो यहाँ हो जाएगा माइनस Q अपॉन 4πε0 और ये हो जाएगा आपका माइनस 1 अपॉन r, लिमिट हो जाएगी इनफाइनाइट से r। तो ये जो माइनस है इस माइनस से प्लस हो जाएगा। ठीक है, अब आप पहले अपर लिमिट रख दीजिए फिर लोअर लिमिट रख दीजिए, तो ये हो जाएगा Q अपॉन 4πε0 1 अपॉन r माइनस 1 अपॉन इन्फिनिटी। तो 1 अपॉन इन्फिनिटी की वैल्यू 0 होती है। तो ये बाहर बिंदु पर हमने विभव कैलकुलेट कर लिया, ये हमारा पहला केस आ गया, Vp इज इक्वल टू 1 अपॉन 4πε0 Q अपॉन r। तो ये बाहर किसी भी आवेशित गोलीय कोश के बाहर किसी बिंदु पर वैद्युत विभव है 1 अपॉन 4πε0 Q अपॉन स्मॉल r। ठीक है, ये स्मॉल r जो है वो सेंटर से गोलीय कोश के केंद्र से बिंदु P तक की दूरी है। ठीक है, तो 1 अपॉन 4πε0 Q अपॉन r, ये फॉर्मूला किसी बिंदु आवेश के कारण वैद्युत विभव के जैसा ही है, किसी बिंदु आवेश के कारण वैद्युत विभव के जैसा है। ठीक है, आइए दूसरा केस देखते हैं। पहली स्थिति थी जब बिंदु P कोश के बाहर है। अब आ जाते हैं कोश के पृष्ठ पर, सेकेंड पोजीशन ले लेंगे, स्थिति सेकेंड, जब P कोश के पृष्ठ पर है, कोश के पृष्ठ पर है, इसका मतलब हुआ स्मॉल r इज इक्वल टू कैपिटल R। ठीक है, तो स्मॉल r इज इक्वल टू कैपिटल R का मतलब है कि अब वो बिंदु P वहां ना होकर के यहां पर है, इस जगह सरफेस पे है, और इसकी त्रिज्या हमने कैपिटल R बताई है। तो अब आपको अनंत से सरफेस तक लाना है, पृष्ठ तक लाना है,
तो लिमिट हो जाएगी आपकी इनफाइनाइट से कैपिटल आर, क्योंकि सेंटर से इन्फिनिटी की डिस्टेंस इन्फिनिटी है और सेंटर से पृष्ठ की दूरी कैपिटल आर है। तो हमारी लिमिट जो हो जाएगी यहाँ पर वो हो जाएगी अनंत से कैपिटल आर। तो बिल्कुल यही सेम रहेगा, जहां पे आपने बिंदु P जब पृष्ठ पर आप लेंगे तो ये स्मॉल आर जो है लिमिट बदल जाएगी, बस इन्फिनिटी से कैपिटल आर हो जाएगी। तो बस आपका पूरा यही सब कुछ रहेगा, जहां जब आप इसमें लिमिट इन्फिनिटी से कैपिटल आर रखेंगे तो ये स्मॉल आर जो है वो कैपिटल आर हो जाएगा बस। ठीक है, लिमिट आपको कैपिटल आर, लिमिट बस आपको इन्फिनिटी से कैपिटल आर कर देनी है। तो जब आप इसमें वैल्यू रखेंगे तो फिर सरफेस पर आपको ये फॉर्मूला मिल जाएगा, उसको डायरेक्टली लिख देता हूं। अगर आप सरफेस पे आ जाते हैं ये पृष्ठ पर, तो पृष्ठ पर ये फॉर्मूला हो जाएगा 1/4πε0 Q अपॉन कैपिटल आर। ये चीज आप डायरेक्टली भी इस सूत्र में स्मॉल आर की जगह कैपिटल आर रख करके भी प्राप्त कर सकते हो। अगर स्मॉल आर की जगह हम कैपिटल आर रखते हैं, ये तो बाहर था, आउटसाइड था, इसको आउटसाइड कह दिया, ये आउटसाइड पोटेंशियल था 1/4πε0 Q अपॉन स्मॉल आर। तो अगर आपको पृष्ठ पे चाहिए, ठीक है, बाहर लिख देते हैं इसे, ये बाहर, तो 1/4πε0 Q अपॉन आर है, तो स्मॉल आर की जगह पे आप कैपिटल आर रख सकते हैं। तो ये आपको मिल जाएगा पृष्ठ पर, इस आवेशित गोली कोश के पृष्ठ पर विभव का सूत्र होगा 1/4πε0 Q अपॉन कैपिटल आर। ठीक है, अब आइए तीसरा केस आता है कि अगर हम इस आवेशित गोली कोश के भीतर अगर किसी बिंदु पर चाहते हैं, मान लिया भीतर आपने यहां पे एक पॉइंट ले लिया ये, ठीक है, तो चलिए इस पॉइंट को हमने थोड़ी देर के लिए Q मान लिया है और इस पॉइंट को S मान लें हम। अब ध्यान दीजिएगा Q सरफेस पे है और S इनसाइड है, ठीक है, S जो है वो हमने इनसाइड ले लिया है, अंदर हम बिंदु पर विभव बताना चाहते हैं, इस आवेशित गोली कोश के भीतर किसी बिंदु पर विभव में बताना है, तो इनसाइड। तो स्थिति थर्ड जो है वो ये हो जाएगी, स्थिति थर्ड ये लिखेंगे कि जब, अब चाहे P आप कह लीजिए, P ही चलिए कह लेते हैं इसे, चलिए P मान लेते हैं इसे, जब P कोश के भीतर है, कोश के भीतर, भीतर का मतलब स्मॉल आर इज लेस देन कैपिटल आर। इस बार ये वाली जो डिस्टेंस स्मॉल आर है वो कैपिटल आर जो कि उसकी त्रिज्या है गोली कोश की उससे कम है। तो इस बार आप अंदर बिंदु P पर बता रहे हैं, ठीक है, अब आप अंदर की बात कर रहे हैं, ठीक है। तो चलिए इसके लिए याद होगा आपको, हमने बताया था कि इस गोली कोश के भीतर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, ये इनसाइड अंदर वैद्युत क्षेत्र की, किसी आवेशित गोली कोश के भीतर वैद्युत क्षेत्र शून्य होता है, ये गॉस की प्रमेय की एप्लीकेशन में बताया था। तो E इनसाइड, चाहे आप इसे स्फेरिकल शेल कहें, आवेशित गोली कोश कहें, या ठोस चालक गोला कहें, ठोस चालक आवेशित गोला, उसके भीतर भी वैद्युत क्षेत्र सर्वत्र शून्य होता है, तो E 0 है। तो अब आप यहाँ ये फॉर्मूला लगाइए, देखिए आप Q से P पर आ रहे हैं, हमने ये मान लिया कि जो P है ये इनसाइड द स्फेरिकल शेल है, P हमने माना है कि गोली कोश के भीतर है। ये मान लेते हैं कि ये P जो है बहुत ही पास है Q के, बहुत पास है, चलिए ये ले लेते हैं, अंदर ये भी कहलाएगा, P जो है वो Q के बहुत पास है, वेरी क्लोज, P एंड Q सरफेस पे है, P इनसाइड द स्फेरिकल शेल है, ध्यान दीजिएगा, Q से P तक आ रहे हैं आप, तो ये हो जाएगा VP माइनस VQ, ध्यान दीजिए विभवांतर की परिभाषा लगाइए, VP माइनस VQ, ये हो जाएगा इंटीग्रेशन फ्रॉम Q टू P, ध्यान दीजिए फ्रॉम Q टू P, Q से P पर आ रहे हैं, और ये हो जाएगा आपका EdR। ये फॉर्मूला हमने यहाँ पे यूज किया है, ये वही फॉर्मूला है डेल्टा V इक्वल टू माइनस EdR, विभवांतर का जो मेन फॉर्मूला हम लोगों ने पढ़ा था वो फॉर्मूला है VP माइनस VQ इज इक्वल टू माइनस इंटीग्रेशन Q से P EdR। अब आपको पता है कि यहाँ अंदर, अब ये माना गया है कि Q और P बहुत पास पास हैं, Q सरफेस पे है, लेकिन P जो है वो बिल्कुल सरफेस के एकदम जस्ट बगल में,
एकदम जस्ट बगल का मतलब हुआ कि वो अंदर है वो बिंदु, और अंदर हमने वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता 0 पढ़ी है। तो जब आप इसमें ई की वैल्यू 0 रखोगे तो ये पूरा पूरा 0 हो जाएगा। तो आपको ये मिलेगा Vp माइनस VQ इज इक्वल टू 0। ठीक है, इससे आपको मिल जाएगा Vp इज इक्वल टू VQ। इसका मतलब ये हुआ कि इस आवेशित गोलीय कोश के भीतर किसी बिंदु पर वैद्युत विभव गोलीय कोश के पृष्ठ पर वैद्युत विभव के बराबर होगा। अब अभी हमने पृष्ठ पर वैद्युत विभव क्या पढ़ा था? ये पढ़ा था 1/4πε0 Q अपॉन कैपिटल R। ये हमने सरफेस पे पढ़ा था, ये फॉर्मूला सरफेस पे था। तो इसलिए अगर अंदर किसी बिंदु पर आप वैद्युत विभव निकालोगे तो वो पृष्ठ के विभव के बराबर होगा। तो इसलिए अब आप Vp कह सकते हैं, अंदर कह सकते हैं, आंतरिक लिख देते हैं। इसको अगर आप निकालोगे तो ये फॉर्मूला आ जाएगा 1/4πε0 Q अपॉन कैपिटल R। तो ये बात आपको अच्छी तरह से ध्यान रखनी है कि गोलीय कोश के भीतर किसी बिंदु पर वैद्युत विभव वही होता है जो कोश के पृष्ठ पर होता है। तो पृष्ठ पर वैद्युत विभव और पृष्ठ के भीतर वैद्युत विभव हमेशा समान होता है, सेम होता है। ये नहीं कि आपने कह दिया कि पूछा जाए कि सेंटर पे वैद्युत विभव क्या होगा, सेंटर पे भी यही होगा, केंद्र पर भी। इस आवेशित गोलीय कोश के केंद्र पर भी वैद्युत विभव का सूत्र होगा 1/4πε0 Q अपॉन कैपिटल R। ठीक है, ये चीज ध्यान रखिएगा कि वैद्युत विभव यहां से लेकर के पृष्ठ तक नहीं बदलता है। केंद्र पर और पृष्ठ पर वैद्युत विभव एक ही रहता है, और अंदर के प्रत्येक बिंदु पर आप निकालोगे वैद्युत विभव समान रहेगा। इसीलिए अगर इन दो बिंदुओं के बीच, सेंटर और पृष्ठ के दो बिंदुओं के बीच विभवांतर निकालें तो हमेशा 0 होगा, क्योंकि विभव पूरा पूरा नियत है सेंटर से लेकर पृष्ठ तक। ठीक है, मिटा दें इसे। चलिए इसे नोट कर लीजिए, बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है। अक्सर आपसे प्रश्न किया जाता है कि ये बताइए कि एक आवेशित गोलीय कोश के पृष्ठ पर विभव 10 वोल्ट है, तो उसके केंद्र पर विभव होगा, और ऑब्जेक्टिव प्रश्न होता है और आपको इसका आंसर बताना होता है। तो कैसे बताएंगे? अगर आवेशित गोलीय कोश के पृष्ठ पर विभव 10 वोल्ट है तो उसके सेंटर पे भी विभव 10 वोल्ट होगा। ठीक है, सेंटर पे ऑप्शन आपको 0 भी दिया जाएगा। अक्सर बच्चे 0 लगा के आ जाते हैं, बिल्कुल गलत है। पृष्ठ पे जो विभव होगा वही आपका सेंटर पे भी होगा। एक बार फॉर्मूले आपको फिर मैं लिख के बता देता हूं। अगर आप कोश के बाहर जा रहे हैं, पहला केस स्मॉल r इज ग्रेटर देन कैपिटल R, तो इसका फॉर्मूला ये था V इज इक्वल टू 1/4πε0 Q अपॉन स्मॉल r। अगर कोश के बाहर है आवेशित कोश के तो ये हो जाएगा। अगर स्मॉल r इज इक्वल टू कैपिटल R है, पृष्ठ पर अगर है, तो विभव का फॉर्मूला होगा 1/4πε0 Q अपॉन कैपिटल R। तीसरा आपका केस है कि अगर आप इनसाइड द स्फेरिकल शेल हैं, स्मॉल r इज लेस देन कैपिटल R, तब V का फॉर्मूला हो जाएगा 1/4πε0 Q अपॉन कैपिटल R। ध्यान दीजिएगा, ये दोनों केसेस आपके सेम है। अंदर और सरफेस पे विभव एक ही है, बाहर विभव घटेगा, क्योंकि जैसे जैसे स्मॉल r का मान बढ़ेगा विभव का मान कम होता जाएगा। तो अगर एक ग्राफ यहां पर हम प्लॉट कर लें, देख लीजिए ग्राफ इस तरह का, विभव वर्सेस डिस्टेंस का एक ग्राफ ले लेते हैं, तो इससे आपको आइडिया मिल जाएगा कि क्या कहा जा रहा है। यहाँ पर ये इसकी बाउंड्री है दोनों साइड। ठीक है, ये हमने मान लिया कि वो मूल बिंदु है, ये तो बाउंड्री दिखाई है दोनों साइड की सरफेस, और ये इसका सेंटर है। आप ये गोलीय कोश का केंद्र है, यहां से यहां तक की दूरी है कैपिटल R कहलाती है। तो देखिए सेंटर है, तो ये इधर विभव हमने ले लिया है y अक्ष पे, और इधर डिस्टेंस ले लिया है स्मॉल r। ठीक है, ये स्मॉल r इज इक्वल टू कैपिटल R है, ये वाला पॉइंट स्मॉल r इज इक्वल टू कैपिटल R, और इस साइड स्मॉल r ग्रेटर देन कैपिटल R, इधर भी स्मॉल r कैपिटल R से बड़ा है, ये स्मॉल r इज इक्वल टू कैपिटल R ये। ठीक है, तो देखिए सेंटर पे विभव वही है जो उसके पृष्ठ तक, और पृष्ठ से सेंटर तक या सेंटर से पृष्ठ तक विभव एक ही है, कांस्टेंट है। तो इस तरह का ग्राफ बनेगा, ये देखिए इस तरह का, ये विभव जो है कांस्टेंट रहेगा। देखिए सेंटर पे भी विभव मैक्सिमम है, और यहां से जैसे 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 आप पृष्ठ तक जाते हैं विभव का मान नियत रहता है।
तो ये V नियत है, V नियत। और इसके आगे जब आप जाएंगे तब विभव का मान इस प्रकार घटता है, ये R के व्युत्क्रमानुपाती होता है। यहाँ जैसे जैसे R बढ़ेगा V का मान घटेगा, ठीक है। तो ये ग्राफ होगा आपका। अगर इस साइड आप ग्राफ लेते हैं, अगर इस साइड लेते हैं लेफ्ट साइड, तो वही सेम ग्राफ इधर भी हो जाएगा, इधर भी आपका ऐसे हो जाएगा और इधर से ऐसे जाएगा, ठीक है। ये ऐसा, ये तो इधर भी वही सेम ग्राफ हो जाएगा। इस साइड अगर दिखाना चाहें, R इज ग्रेटर देन कैपिटल R वाला है, इस साइड स्मॉल r इज ग्रेटर देन कैपिटल R इज इक्वल टू ये स्मॉल r इज लेस देन कैपिटल R। स्मॉल r इज लेस देन कैपिटल R पे विभव नियत रहेगा और वही रहेगा जो पृष्ठ पर होता है। तो ये एक ग्राफ है जो किसी आवेशित गोलीय कोश के विभव और केंद्र से उसकी दूरी के बीच खींचा गया ग्राफ है। ध्यान से समझिए कि अंदर विभव की वैल्यू जो है वो नियत होती है, विभव नियत रहता है। सेंटर पे वही रहता है जो उसके सरफेस पे रहता है, और कोश के भीतर प्रत्येक बिंदु पर विभव वही होगा जो पृष्ठ पर रहेगा, ठीक है। तो ये फॉर्मूला बहुत ध्यान से आपको अप्लाई करना है। आगे इसके कुछ क्वेश्चंस देखेंगे तो बिल्कुल आइडिया हो जाएगा, ठीक है। ग्राफ समझ आ गया? ये ग्राफ समझ गया है ना। ये इसकी हमने परिधि दिखाई थी आवेशित गोलीय कोश की, केवल ये दिखाने के लिए कि सेंटर O से या C से यहाँ तक की डिस्टेंस जो है वो कैपिटल R है, तो यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस कैपिटल R है, ये कैपिटल R है। तो वही दिखाया है कि विभव यहाँ से यहाँ तक नियत है, नहीं बदल रहा है। लेकिन जब बाहर जाएंगे पृष्ठ के तो विभव घटेगा और सेंटर से पृष्ठ तक विभव का मान नियत रहेगा। चाहे इधर सेंटर से पृष्ठ पे जाइए, चाहे इधर जाइए, चाहे इधर आइए, चाहे ऊपर जाइए, कैसे भी कोश के सेंटर से केंद्र से पृष्ठ तक विभव का मान नहीं बदलता है। मिटा दें इसे, चलिए नोट कर लीजिएगा इसे। तो ये विभव है जिसका मान जो है वो कैसे बदलता है, ये आपको यहाँ पे समझना है, ठीक है। आइए एक न्यूमेरिकल आपको लेकर के बताता हूं तो आप बिल्कुल क्लियरली समझ जाएंगे, ठीक है। ये फॉर्मूला आपको अच्छी तरह से पता है, ये अच्छी तरह से फॉर्मूला पता है, देख लीजिए। अगर मान लिया जाए कि ये इस पर Q आवेश हमने दे दिया है, सरफेस पे पूरा पूरा आवेश ये, ठीक है, और इसका रेडियस चलिए स्मॉल a कह दिया, तो आपसे ये कहें कि ये बताइए कि सेंटर पे इसका विभव कितना होगा, तो विभव होगा 1/4πε0 Q/A। इसके केंद्र पर विभव होगा 1/4πε0 Q/A। आपसे कहा जाए कि मान लिया इसकी त्रिज्या 10 सेंटीमीटर है और आपसे कहा जाए कि सेंटर से 5 सेंटीमीटर दूर एक बिंदु ले लिया है, यहाँ पर विभव कितना होगा, तो वही फॉर्मूला रहेगा 1/4πε0 Q/A। A रेडियस है 10 सेंटीमीटर दी गई है। अगर कैलकुलेट करने को बोलेंगे तो फिर एक ही वैल्यू 10 सेंटीमीटर रख करके वैल्यूज और भी वैल्यूज रख करके आप V की वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हो। अगर ये कहा जाता है कि इस गोलीय कोश के पृष्ठ पर विभव कितना होगा, तो आपका आंसर होगा 1/4πε0 Q/A। तो ध्यान दीजिए, सेंटर पे O पर, ये बिंदु P पर और ये बिंदु Q पर, तो O पर विभव, P पर विभव और Q पर विभव सभी बराबर। O जो है सेंटर है, P जो है वो पृष्ठ के गोलीय कोश के भीतर ही है लेकिन सेंटर से 5 सेंटीमीटर दूर है, और पृष्ठ जो है वो उसकी परिधि पर है। तो परिधि पर अगर आपने निकाला, अंदर किसी भी बिंदु पर निकाला, केंद्र पर निकाला, तो सब पे विभव समान होता है, ठीक है। आइए एक क्वेश्चन देखते हैं तो इससे क्लियर हो जाएगा आपको। चलिए क्वेश्चन है कि दो संकेंद्री गोले, क्वेश्चन आप नोट कर लीजिए। क्वेश्चन अगर नोट करना चाहें तो मैं पढ़ देता हूं। ये बोर्ड का क्वेश्चन था। क्वेश्चन है कि आवेश Q को A तथा B त्रिज्या वाले दो संकेंद्री खोखले गोले, आवेश Q को स्मॉल a तथा स्मॉल b त्रिज्या वाले दो संकेंद्री खोखले गोले
इस तरह के दो संकेंद्री गोले हैं। संकेंद्री का मतलब है कि जिनके केंद्र एक ही हो, ये इनका सेंटर कॉमन है, और ये हमने माना कि ये त्रिज्या a है और बाहर वाले की हमने त्रिज्या b मान ली है। तो ये बात भी क्लियर है यहाँ पे कि b इज ग्रेटर देन a। जो संकेंद्री गोले यहाँ पे कहे गए हैं, ये संकेंद्री गोले, उनकी ये खासियत है b इज ग्रेटर देन a, यानी जो बड़ी त्रिज्या का गोला है उसकी त्रिज्या b है और छोटी त्रिज्या का जो गोला है उसकी त्रिज्या a। तो दो संकेंद्री गोले पर इस प्रकार वितरित किया गया है कि दोनों गोलों के पृष्ठीय आवेश घनत्व समान है। तो देखिए Q आवेश को आपको बांटना है इन दोनों गोलों पर, तो Q आवेश को दोनों गोलों पर इस प्रकार बांटा गया है कि दोनों गोलों के पृष्ठ घनत्व, दोनों गोलों के पृष्ठ घनत्व समान है। पृष्ठ घनत्व जानते हैं ना, सरफेस चार्ज डेंसिटी सिग्मा से लिखते हैं, Q अपॉन A होता है। तो हमने मान लिया कि इन पे दोनों गोलों पर आवेश समान नहीं है, ध्यान रखिएगा, आवेश का पृष्ठ घनत्व समान है। तो हमने ये मान लिया कि इस अंदर वाले गोले पर जिसकी त्रिज्या a है, इस पे Q1 आवेश कर दिया है और बाहर वाले पे Q2 आवेश कर दिया है। तो सवाल यह है कि दोनों गोलों के उभयनिष्ठ केंद्र पर विभव की गणना कीजिए। ठीक है, आपको सेंटर O पर विभव बताना है। संकेंद्री गोले की क्या खूबी है, बाहर वाले गोले की त्रिज्या अंदर वाले गोले की त्रिज्या से ज्यादा है, बाहर b का मान a से बड़ा है, यहाँ पे दिया है b बड़ा है, इसका मतलब बाहर वाले गोले की त्रिज्या b, छोटे वाले गोले की त्रिज्या a। ठीक है, कुल आवेश Q, कुल आवेश दिया गया है Q, कैपिटल Q कर लीजिए। इसी को दोनों पर इस प्रकार वितरित करना है Q आवेश को, जिससे कि दोनों गोलों के पृष्ठ घनत्व समान हो जाएं। तो यहां लिख देंगे पृष्ठ घनत्व समान है, पृष्ठ घनत्व समान है, ये दिया गया है। पृष्ठ घनत्व, सरफेस चार्ज डेंसिटी सेम है। तो याद होगा सिग्मा, तो सिग्मा बताया था Q अपॉन A। तो अगर इस गोले पर हमने Q1 आवेश रखा है, अंदर वाले गोले पे Q1, तो उसकी रेडियस स्मॉल a है, तो उसके पृष्ठ का क्षेत्रफल हो जाएगा 4πa²। ध्यान दीजिए, पृष्ठ घनत्व समान का क्या मतलब है, आवेश बटे क्षेत्रफल, इसका मान समान होना चाहिए। तो अगर Q1 आवेश हमने छोटे वाले गोले पर रखा है तो उस छोटे वाले गोले का क्षेत्रफल 4πa² हो जाएगा। बड़े वाले गोले पर हमने Q2 मान लिया है, बड़े वाले गोले पर, तो उसका क्षेत्रफल हो जाएगा, उसके पृष्ठ का क्षेत्रफल हो जाएगा 4πb²। तो ये पृष्ठ घनत्व समान है। सिग्मा, सिग्मा Q अपॉन A होता है। चलिए एक बार और लिख देता हूं, Q अपॉन A, ये फॉर्मूला होता है। तो छोटा आवेश यानी छोटे वाले गोले पर आवेश बटे छोटे वाले गोले का पृष्ठ का क्षेत्रफल, बड़े वाले गोले पर आवेश बटे बड़े वाले गोले के पृष्ठ का क्षेत्रफल। सिग्मा समान है, ये दिया हुआ है, पृष्ठ घनत्व तो समान है, ये गिवन है, कुल आवेश कैपिटल Q है। तो एक तो ये चीज दी है, थोड़ा सा इसको सिंप्लीफाई कर लीजिए, तो यहाँ से आपको ये मिल जाएगा Q1 अपॉन A² इज इक्वल टू Q2 अपॉन B²। इसको इक्वेशन नंबर 1 कह लीजिए। आप इससे Q1 Q2 की वैल्यूज भी बता सकते हैं, Q1 को Q2 के पदों में, Q2 को Q1 के पदों में, जैसा आप चाहें। चलिए Q2 की वैल्यू अगर निकालोगे तो ये हो जाएगा B² अपॉन A² इंटू Q1। इसे आप इक्वेशन नंबर 1 कह लीजिए। ठीक है, एक चीज और दी गई है, कुल आवेश आपको दिया गया है कैपिटल Q। तो प्रश्नानुसार एक चीज और आपको गिवन है, देखिए अकॉर्डिंग टू इक्वेशन क्या दिया हुआ है, आपको ये दिया हुआ है Q1 प्लस Q2 इज इक्वल टू कैपिटल Q, ये भी दिया है आपको। ठीक है, तो बस आप इसमें यहां से Q2 की वैल्यू रख दीजिए फ्रॉम इक्वेशन 2। ये दो इक्वेशन दिए हैं, तो आपको काम ये करना है कि आपको दोनों गोलों पर आवेश की वैल्यू कैलकुलेट कर लेनी है। आपको ये बताना है कि Q1 पे कितना आवेश, मतलब Q1 किसके बराबर है और Q2 किसके बराबर है। तो दो इक्वेशंस हैं, दो ही अननोन क्वांटिटीज हैं Q1 Q2, तो कैलकुलेट कर लेते हैं। यहां से Q2 की वैल्यू इसमें रख दीजिए, तो ये हो जाएगा आपका Q1 प्लस Q2 की वैल्यू रखिए, तो B² अपॉन A² और इंटू Q1 इज इक्वल टू कैपिटल Q। इसमें Q1 कॉमन कर दीजिए, Q1 कॉमन कर देंगे, एलसीएम ले लेंगे तो A², ये हो जाएगा A² प्लस B² और इज इक्वल टू कैपिटल Q। तो Q1 की वैल्यू कैलकुलेट हो गई, Q1 की वैल्यू हो जाएगी कैपिटल Q A² अपॉन
ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ये कैलकुलेट हो गया Q1। इसको इक्वेशन नंबर 3 मान लिया हमने। अब चाहे तो यही Q1 की वैल्यू उठा करके इसमें आप रख दीजिए, ठीक है। वही काम कर लीजिए, इक्वेशन नंबर 1 में पुट कर दीजिए आप। फ्रॉम इक्वेशन 1 यहां लिखेंगे समीकरण 1 से, समीकरण 1 में रखिएगा तो ये हो जाएगा Q2 इज इक्वल टू बी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर और इंटू Q1 की वैल्यू ये हो जाएगी कैपिटल QA स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। अब देखिए ए स्क्वायर से ए स्क्वायर कैंसिल कर सकते हो आप, ये Q2 की वैल्यू आ गई बी स्क्वायर क्यू या QB स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो ये Q2 कैलकुलेट हो गया, ठीक है। इसको इक्वेशन नंबर 4 कह दिए। अब आप बता दीजिए इन संकेंद्री गोलों के केंद्र पर विभव क्या होगा। आपको बताना था कि इन दोनों संकेंद्री गोलों के केंद्र पर विभव क्या होगा। यहां लिखेंगे कि संकेंद्री गोलों के केंद्र पर परिणामी विभव क्या होगा। परिणामी विभव दोनों गोलों के कारण होगा। यहाँ पे VO निकालोगे तो हो जाएगा V1 प्लस V2। इस पहले गोले के का भी यही सेंटर है तो पहले गोले के केंद्र पे निकाल लेंगे विभव, और फिर बाहर वाले गोले का भी सेंटर यही है, तो दोनों गोलों के केंद्र पर विभव आप कैलकुलेट कर लेंगे। बताइए कितना हो जाएगा V1। आपको बताया था छोटे गोले की बात करिए तो हो जाएगा 1/4πε0। छोटे गोले पर आवेश कितना था Q1 और उसकी त्रिज्या कितनी है स्मॉल a, तो ये हो जाएगा। और प्लस बड़े गोले पर हो जाएगा, बड़े गोले के कारण केंद्र पर विभव हो जाएगा Q2/B। तो बस Q1 और Q2 की वैल्यूज रख दीजिए आप। अभी Q1 और Q2 की वैल्यूज निकाला गया है। चलिए इसमें 1/4πε0 कॉमन कर लीजिए तो हो जाएगा Q1/A। तो Q1 की वैल्यू अभी निकाली थी इक्वेशन नंबर 3 में, वो था QA स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और इंटू एक ए रहेगा ये वाला, प्लस Q2 की ये वैल्यू लिखिए QB स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और यहाँ पर आपको बी दिया हुआ है, ये बी रहेगा। तो देखिए एक ए से आप एक ए कैंसिल कर सकते हैं, एक बी से एक बी कैंसिल कर सकते हैं, तो बस आपका ये परिणामी विभव आ जाएगा। यहां लिख देता हूं फाइनल रिजल्ट। तो ये हो जाएगा आपका 1/4πε0। कैपिटल Q भी कॉमन है, कैपिटल Q भी बाहर निकाल सकते हो आप। कैपिटल Q भी कॉमन कर लिया हमने, तो यहाँ देखिए एक ए बचेगा और यहाँ पर एक बी बचेगा। तो ये हो जाएगा आपका a प्लस बी अपॉन हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। बस यही आपका रिजल्ट हो जाएगा, ठीक है। इसको आप इस तरह लिख सकते हैं 1/4πε0 Q a प्लस बी अपॉन ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो बस ये आपका गोले के केंद्र पर परिणामी संकेंद्री गोलों का जो वेनिस्ट कॉमन जो सेंटर है O, उस पर विभव का ये फॉर्मूला हो जाएगा। बस ये निकालना था आपको, ठीक है। चलिए तो ये रिजल्ट आ गया, यही आपका आंसर आ गया, ठीक है। चलिए इसके बाद अगला क्वेश्चन देखते हैं। ये हो गया, इसको कर लीजिए, मिटा दें। चलिए इसके बाद एक और क्वेश्चन यहाँ पे देखते हैं, वो भी थोड़ा सा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। ध्यान से आपको समझना पड़ेगा, ध्यान से देखना पड़ेगा कि एक्चुअल में क्या किया जा रहा है। ठीक है, अगला एक क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 2 देख लेते हैं। देखिए यहां पर हमने ये ले लिया है, इसमें अब इस बार हमने यहाँ पे 3 गोले ले लिए हैं, ठीक है। सभी गोलों का सेंटर सेम है, ये
सभी गोलों का केंद्र हमने एक ही ले लिया है। ये भी संकेंद्री गोले ही हैं। हमने माना कि सबसे अंदर वाले की त्रिज्या स्मॉल है, बाहर वाले की बी है और सबसे बाहर वाले की सी है। इन गोलों के नाम दे देते हैं, गोला ए, बी और सी। ये 3 गोले इस बार हैं जिनकी त्रिज्याएं क्रमशः ए बी सी हैं। ए सबसे छोटे गोले की, बी उससे बड़े गोले की और सी सबसे बड़े गोले की। ठीक है, इनका सबका कॉमन सेंटर ओ है। अब अगर इन पर आवेश आपको पता हो, आवेश पता होता है या कभी कभी आवेश का पृष्ठ घनत्व आपको दिया जाता है, तो चलिए पहले आवेश की हम बात कर लेते हैं। मान लिया हमारे इस पर सबसे पहले वाले पे Q1 आवेश है, ये Q1 है, बीच वाले पे Q2 है और लास्ट वाले पे Q3 है। ठीक है, तो आपको इसमें सभी गोलों पर विभव बताने होंगे। क्वेश्चन क्या है, 3 संकेंद्री गोले, ये ए बी सी, ये कर दिया है। यहाँ पे सवाल लिख देता हूं, त्रिज्या के 3 संकेंद्री गोले ए बी व सी पर आवेश Q1, Q2, Q3 आवेश क्रमशः लिख लीजिए, क्रमशः Q1, Q2, Q3 हैं। ठीक है, तो आपको गोले ए, पहला आपको बताना है गोले ए का परिणामी विभव या गोले ए के पृष्ठ पर परिणामी विभव, पृष्ठ पर परिणामी विभव वी, ये बताना। इसके बाद बी के पृष्ठ पर भी बता सकते हैं, सी के पृष्ठ पर भी बता सकते हैं, सब पर आप बता सकते हैं। तो गोले ए के पृष्ठ पर है, दूसरा आप बी भी बता देंगे, बी के पृष्ठ पर क्या होगा, और तीसरा आप बता सकते हैं सी के पृष्ठ पर क्या होगा। ठीक है, इसको थोड़ा सा ध्यान से समझेंगे तब आप अगर इस क्वेश्चन को आप समझ जाएंगे तो आपको जितने भी इस प्रकार के क्वेश्चंस कभी भी आएंगे तो आप उनको बहुत आसानी से लगा लोगे। अभी हम Q1, Q2, Q3 के टर्म में कहेंगे, निकालेंगे आंसर। बाकी अगर आप चाहेंगे तो फिर हमें उसे पृष्ठ घनत्व के रूप में भी लेकर के कर सकते हैं। ठीक है, तो आइए देखते हैं। पहले गोले ए पर बताएंगे, पहला पार्ट है गोले ए पर, फिर बी पे बताएंगे, फिर सी पे बताएंगे। चलिए देखते हैं, सोल्यूशन देखते हैं। तो देखिए यहाँ पे 3 संकेंद्री गोले हैं, 3 गोले हैं, 1 2 3, ए बी सी 3 गोले हैं। तीनों गोलों पर आवेश Q1, Q2, Q3 दिए गए हैं। तो अगर आप ए पर परिणामी विभव निकालोगे ए पर, तो 3 विभव यहाँ पर होंगे। आप लिख लेते हैं V1, V2, V3, ये 3 होंगे। अब किसके किसके कारण है वो अभी लिख देता हूं इसी के नीचे। 3 विभव भी होंगे, अगर 3 गोले हैं तो 3 विभव होंगे। ठीक है, अब ए पर हम बता रहे हैं कि परिणामी विभव क्या होगा, तो ध्यान दीजिए। अब ए पर जो विभव होगा, ए पर स्वयं के कारण विभव होगा, ए पर स्वयं के कारण। तो यहां पर आप ये कह सकते हैं, और ए पर स्वयं के कारण का मतलब है कि ए पर जब हम बता रहे हैं तो ए पर पृष्ठ का रहेगा। ये ए पर जो सबसे छोटा गोला है उसके पृष्ठ पर हम निकाल रहे हैं, पृष्ठ पर विभव बताएंगे, गोले ए के पृष्ठ पर विभव। दूसरा देखिए, इसी गोले की अगर हम बात करें, इसी गोले की बात कर रहे हैं, तो इस गोले की अगर बात कर रहे हैं तो आप देखिए वो बी के भीतर है, बी के भीतर है। तो आप यहां पे लिखेंगे कि बी के आंतरिक बिंदु पर है, इसको यहां पर कर देंगे आंतरिक। बी के कारण जो ए के पृष्ठ पर विभव होगा, वो ए जो है वो बी के भीतर है। इसी प्रकार अगर हम सी की बात करेंगे तो सी के कारण जो ए पर विभव होगा, तो सी के कारण ए पर जो विभव होगा, ए जो है वो भी सी के भीतर है। तो सी के भीतर है तो ये भी आपका आंतरिक हो जाएगा, ये आंतरिक हो जाएगा। ठीक है, तो यानी ए पर जो विभव मिलेगा
वो 3 कारणों से होगा। ए पर स्वयं यानी स्वयं के पृष्ठ पर, ठीक है, और बी के आंतरिक होगा और सी के भी अंदर होगा। चलिए बता दीजिए पहले पृष्ठ पे विभव क्या होगा। तो पृष्ठ पे विभव याद होगा आपको 1/4πε0, ये हमने पढ़ा था Q1/A। Q1 सबसे छोटे वाले गोले पर आवेश है और उसकी त्रिज्या A है, तो ये पृष्ठ पर विभव का सूत्र पड़ा है। ठीक है, ये आप बताओगे कि गोले A के पृष्ठ पर विभव है। अच्छा, गोले B के पृष्ठ पर अगर विभव निकालो तो क्या होगा? गोले B के पृष्ठ पर विभव होगा 1/4πε0 Q2/B। गोले B के पृष्ठ पर विभव, गोले B के पृष्ठ पर विभव होगा 1/4πε0 Q2/B। और B के अंदर क्या होगा? वही होगा जो पृष्ठ पे होगा। तो B के भीतर अगर आप बात कर रहे हैं तो वो हो जाएगा 1/4πε0 Q2/B। ये गोले B के पृष्ठ पर भी होगा और गोले B के अंदर भी होगा। इसी तरह गोले C के कारण जब आप निकालेंगे A पर, तो गोले C के पृष्ठ पर भी वो होगा 1/4πε0 Q3/C। और C के भीतर भी किसी भी बिंदु पर विभव होगा 1/4πε0 Q3/C। तो ये Q3/C ये गोले C के कारण A के पृष्ठ पर विभव है, ये गोले B के कारण A के पृष्ठ पर विभव है, और ये गोले A पर स्वयं के कारण विभव है। ठीक है, तो ये आंतरिक जो लिखा है समझ आ रहा है भाई? B के अंदर है, गोला A B के अंदर है और गोला A C के भी अंदर है, तो ये C के कारण है। ये जो V3 निकाला था वो C के कारण था। इसको अगर आप चाहें तो ऐसे भी कर सकते हैं, यहां लिख सकते हैं C के आंतरिक बिंदु पर, यहां लिख सकते हैं आप B के आंतरिक बिंदु पर, और ये लिखेंगे A के पृष्ठ पर। तो A के पृष्ठ पर विभव, B के आंतरिक बिंदु पर विभव और C के आंतरिक बिंदु पर विभव। तो बस आप इसमें 1/4πε0 कॉमन कर सकते हैं, ये हो जाएगा Q1/A प्लस Q2/B प्लस Q3/C। तो गोले A पर परिणामी विभव ये हो जाएगा। ठीक है, बाकी अभी इसको हम सिग्मा के टर्म में भी आगे देख सकते हैं। पहले आप A पर विभव को अच्छी तरह से समझ जाइए। आइए अब देखते हैं, जरा सेकंड पार्ट देखते हैं। तो फर्स्ट पार्ट हो गया A पर कैसे आपने तीनों मतलब तीनों के कारण विभव होगा, ये बात पहले समझ लीजिए। प्रत्येक गोले पर तीनों के कारण होगा, A पर B पर C पर, क्योंकि तीनों गोलों पर आवेश है Q1 Q2 Q3, तो विभव भी 3 होंगे। तो ये समझ गए। आइए अब देखते हैं B पर कैसे निकलेगा। ठीक है, B पे ध्यान दीजिए कैसे निकलेगा। सेकंड पार्ट हम कर रहे हैं B पर, गोले B पर परिणामी विभव, परिणामी विभव V भी हमें बताना है। तो फिर आप वही 3 विभव फिर से कर लीजिए। देखिए A के कारण भी होगा, B के कारण भी होगा, और एक तीसरा हमने कह दिया C के कारण भी होगा। ठीक है, ये A के कारण, B के कारण, C के कारण, B पर तीनों के कारण होगा। तो जरा देखिए, अब A की अगर हम बात करें तो A जो है वो B के भीतर है, ध्यान दीजिएगा। A के कारण, तो A के कारण अगर हम देखें तो A के कारण हम B पर बता रहे हैं, इस बार बिंदु B पर विभव बताना चाहते हैं। तो A के कारण जो विभव होगा B पर वो बाहर है, ये बिंदु B जो है वो A के बाहर है। तो A के यहां पे लिखेंगे बाहर, बाहर वाला फॉर्मूला इस बार लगाना है। ध्यान दीजिए, A के पृष्ठ पर जो Q1 आवेश है, तो इस Q1 आवेश से आपको B के पृष्ठ पर बताना है। तो B का पृष्ठ जो है वो A के बाहर है, तो इसलिए लिख दिया है A के बाहर। अब ये B के पृष्ठ कर देते हैं, B के पृष्ठ की बात करेंगे, ये B पे ही बता ही रहे हैं। और C जो है वो B
बी जो है वो सी के भीतर है, यहां लिखेंगे सी के आंतरिक। तो इस बार ये विभव रहेंगे आपके। ए के बाहर वाला फॉर्मूला लगाना है। अब ए के बाहर विभव बताना है, तो बताइए ए के बाहर क्या होगा। ए पर Q1 आवेश है, Q1, और इसके बाहर आपको B दूरी पर विभव बताना है। तो ये फॉर्मूला हो जाएगा आपका 1/4πε0 Q1/B। बाहर किसी बिंदु पर विभव का फॉर्मूला ये है 1/4πε0 Q1। ए पर आवेश Q1 है और सेंटर से उसकी दूरी पे कहां विभव बताना है, B दूरी पर। तो ये हो गया। अब बी के पृष्ठ पर क्या हो जाएगा, बी के पृष्ठ पर हो जाएगा 1/4πε0 Q2/B। Q2/B, क्योंकि दूसरे गोले पर, बी गोले पर Q2 आवेश है और उसकी त्रिज्या B है। तो ये हो गया उसके पृष्ठ पर विभव। और एक तीसरा और है गोले C, तो C के आंतरिक बिंदु पर बताना है। तो जो C के पृष्ठ पर होगा अंदर भी वही होगा। तो ये हो जाएगा 1/4πε0, ये हो जाएगा Q3/C। तो ये हो गया। अब इसमें अगर आप कॉमन कर लीजिए 1/4πε0, इतना कॉमन कर लीजिए तो हो जाएगा Q1/B प्लस Q2/B और प्लस Q3/C। तो बस ये आपका बिंदु B पर परिणामी विभव हो जाएगा। आया समझ में? ये Q1/B कैसे हुआ? इस बार इस गोले के कारण, जो अंदर वाला गोला है, ये शेडेड कर दे रहा हूं, इस गोले के कारण अगर आप B दूरी पर विभव बताओगे तो इस गोले के कारण यहां विभव होगा 1/4πε0 Q1/B। और फिर जब B के पृष्ठ पर आ गए तो पृष्ठ पर विभव का फॉर्मूला होगा 1/4πε0 Q2/B। और फिर जो तीसरा गोला है C, उसके चूंकि भीतर है गोला B, C के कारण भीतर वाले बिंदु पर Q3/C। तो ये हो गया, ये सेकेंड पार्ट था। ठीक है, इसके बाद एक थर्ड पार्ट और है, गोले C पर परिणामी विभव। गोले C पर परिणामी विभव। तो आइए इसको भी थोड़ा ध्यान से देखिए, C पर कैसे निकलेगा परिणामी विभव। ये गोले C पर परिणामी विभव। तो जब आप VC कैलकुलेट करोगे तो यहां भी 3 हो जाएंगे। A के कारण होगा, B के कारण होगा और तीसरा आपका C के कारण हो जाएगा। ठीक है, अब ये देख लेते हैं कि कौन सा पृष्ठ कहां पे है। C पे बताना है, इस पॉइंट पे इस बार हमें बताना है, यहां पे। तो देखिए ये C पॉइंट जो है इस A के बाहर है, तो ये तो बाहर बिंदु हो जाएगा, ये बाहर हो जाएगा। देखिए B के भी बाहर है C, तो यहां भी ये बाहर हो जाएगा। और जब आप C के कारण बताएंगे C पर, तो वो पृष्ठ पर हो जाएगा, ये पृष्ठ पर। तो ये फॉर्मूला आपको लगाना है VA। अब A के बाहर यानी A से आपको बाहर किसी बिंदु पर विभव बताना है, B के बाहर बिंदु पर विभव का सूत्र लगाना है और C के पृष्ठ वाला लगाना है। बताइए A के बाहर क्या हो जाएगा 1/4πε0। A पर जो आवेश है वो Q1 है और कहां बताना है, यहां से यहां बताना है C पर। तो C की दूरी जो है ये वाली हो जाएगी आपकी C, सेंटर से C डिस्टेंस हो जाएगी। ठीक है, ये वाली यहाँ A से गोले C तक की दूरी तो जो है वो स्मॉल c ही है ना, गोले C की त्रिज्या। इसी तरह अगर गोले B के कारण आप बताएंगे तो ये हो जाएगा 1/4πε0 और ये हो जाएगा Q2/C। Q2/C इस बीच वाले गोले के सेंटर से भी C दूरी पर ही तीसरे गोले का पृष्ठ है। तो ये भी बाहर का फॉर्मूला हो गया। और तीसरा आपको बताना है पृष्ठ पर। तो गोले C के पृष्ठ पर अगर निकालोगे तो गोले C की त्रिज्या C है और उस पर आवेश Q3 है, तो उस पर विभव हो जाएगा पृष्ठ पर 1/4πε0 Q3/C। तो बस ये हो गया। अब इसमें कॉमन कर लीजिए 1/4πε0। इस बार तो कुछ ज्यादा चीजें कॉमन है। इस बार देखिए डिनोमिनेटर में C भी सब में कॉमन है, तो ये C पर विभव हो जाएगा आपका 1/4πε0 और इसको आप लिख सकते हैं Q1 + Q2 + Q3/C। ये हो जाएगा। तो ये तीसरा विभव हो जाएगा C पर। यहां भी आप Q1, इसमें भी आप B कॉमन कर सकते थे, यहाँ B कॉमन कर सकते थे, 2 में कॉमन हो सकता है, बाकी तीसरे में नहीं था।
इसलिए कॉमन नहीं किया, लेकिन यहाँ आप देख रहे हैं सी यहाँ भी है, यहाँ भी है, यहाँ भी है, तो हमने सी कॉमन कर दिया। बस ये आपका तीसरे पे विभव हो जाएगा। आ रहा है समझ में? ये क्लियर है कौन सा अंदर है कौन बाहर है। आपको 3 फॉर्मूले अच्छी तरह से समझ में आने चाहिए। किसी आवेशित गोली कोश के पृष्ठ पर विभव क्या होता है, पृष्ठ के भीतर वही होता है जो पृष्ठ पे होता है, और पृष्ठ के बाहर 3 जगहों पर विभव के फॉर्मूले आपको पता होने चाहिए। ठीक है। अगर अभी हम यहाँ गोले सी की बात कर रहे हैं, गोले सी पर, तो अगर आप गोले सी की बात करें तो देखिए इस चित्र को आप इस तरह भी बना सकते हैं। जैसे इसे आपने गोला सी कह दिया, तो गोला बी यहां से गया था ना, और गोला ए मान लिया कि यहां से गया था। ये गोला ए गया था, ये बी गया था, ये सेंटर है। तो यहाँ पे Q1 आवेश है, यहाँ पे Q2 आवेश है, और इस पर Q3 आवेश है। तो अगर इस Q1 आवेश के कारण आपको C पर विभव बताना है तो डिस्टेंस तो C ही ली जाएगी, तो हो जाएगा 1/4πε0 Q1/C। इस पर Q2 आवेश है, इसके कारण जब आप यहाँ पे बताओगे तो 1/4πε0 Q2/C, और जब आप इसके कारण बताएंगे C पर स्वयं Q3 के कारण तो 1/4πε0 Q3/C। वही लिखे गए हैं, 1/4πε0 Q1/C, 1/4πε0 Q2/C, 1/4πε0 Q3/C। फिर आपने इसमें C को कॉमन कर लिया है। ठीक है। तो ये बात अच्छी तरह से आपको समझना है कि ये बाहर कौन सा पॉइंट है, अंदर कौन सा पॉइंट है। अंदर बाहर जब समझ जाएंगे तब फिर बहुत आसानी से आप विभव बता सकते हैं तीनों के। ठीक है। तो चलिए आज की क्लास में इतना ही। इस तरह के और क्वेश्चन भी आप ट्राई करिए, और बाकी नेक्स्ट उसमें कुछ और न्यूमेरिकल्स के साथ एक बार पुनः उपस्थित होऊंगा। ठीक है बच्चों, तो अपनी पढ़ाई जारी रखिए। थैंक यू वेरी मच।